चलते फिरते मरे हुए लोगों की ये कहानी अब एक नए किस्म के जॉम्बी के साथ लौटी है। इन जॉम्बीज के पूरे शरीर पर काई उगाई है, जिससे वो जमीन के साथ ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे कोई हिस्सा ही हो। अगर राहगीर जरा भी लापरवाही करे तो उसकी मौत तय है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला भाग खत्म हुआ था। कारमा और ऐश एक प्लेन में बैठकर फ्रांस की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में फ्यूल लीक हो जाता है। उन्हें मजबूरी में एक वीरान टापू पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। प्लेन से उतरने के बाद ऐश इंजन की खराबी ठीक करने में लग जाता है, जबकि कारमा जॉम्बीज से एरिया क्लियर करने निकलती है। ऐसा काम उसने पहले कई बार किया है, लेकिन इस बार जमीन अनजान थी और यहीं गलती हो गई। मिट्टी में छिपे हुए काई से ढंग के जॉम्बी ने अचानक हमला कर दिया और कारमा को जमीन पर पटक दिया। शुक्र है ऐश समय पर पहुंच गया और दोनों ने मिलकर आखिरी जॉम्बी को मारने की कोशिश की। तभी दूर से एक गोली चलने की आवाज आई। दो महिलाएं मदद के लिए आ चुकी थीं। चारों मिलते हैं और महिलाएं खुद का परिचय देती हैं। एक का नाम है एन और दूसरी है हैना। वो दोनों मौसम विज्ञान केंद्र की निगरानी कर्मी थीं, जो जॉम्बी वायरस के फैलने के बाद से वहीं फंसी हुई थीं। अब जब इतने वक्त बाद दो जीवित लोग मिले हैं, हैना उन्हें अपने घर आने का न्योता देती है। ऐश को प्लेन की मरम्मत के लिए जरूरी टेप मिल जाती है और वो तुरंत पाइपलाइन ठीक करने के लिए निकल पड़ता है। छोटी बालों वाली लड़की एन साथ चलने की बात करती है। रास्ते भर वो ऐश से उसके परिवार के बारे में पूछती रहती है। पता चलता है कि ऐश का इकलौता बेटा मर चुका है। एन की आंखों में उदासी और सहानुभूति झलकती है। ऐश वहीं खड़ा रह जाता है। उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। उधर निगरानी केंद्र में रुकी कारमा भी हैरान है, क्योंकि हैना की सोच बेहद अजीब है। हैना मानती है कि इंसानों ने धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है और शायद ये जॉम्बी वायरस धरती का अपना सफाई अभियान है। कारमा को अपनी मरी हुई बेटी याद आ जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारे प्रियजन भी ऐसा ही सोचते? खाने की टेबल पर हैना कहती है कि वो कारमा की क्रॉसबो देखना चाहती है। कारमा हंसते हुए हामी भरती है, लेकिन तभी कारमा की हथेली धीरे से एक स्टील की पेन पकड़ लेती है। जैसा कि डर था वही होता है। हैना ने अचानक अपनी क्रॉसबो कारमा की ओर तान दी। असल में वो खुद भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पहले सिक्का उछालने में हार गई थी, इसलिए अब अपने साथी की बात मानने को मजबूर थी। कारमा के मन में सवाल उठता है, क्या एन भी ऐश को मारने वाली है? मगर हैना सिर हिलाकर इनकार कर देती है। उधर ऐश प्लेन की पाइपलाइन की मरम्मत में लगा होता है। तभी एन एक गंभीर लहजे में पूछती है, क्या तुम मेरे साथ और बच्चे पैदा करना चाहोगे? ऐश हैरान रह जाता है और बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। एन कहती है, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचें तो ये दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। पता चलता है कि उसकी सोच हैना से बिल्कुल उलट है। वो चाहती है कि दुनिया को हर हाल में बचाया जाए। ऐश बहस में पड़ना नहीं चाहता था। वो सीधे कहता है कि उसे कारमा को ढूंढने जाना है। तभी एन बंदूक उठाकर कहती है, शायद वो औरत अब तक मर चुकी होगी। मगर उसे ये नहीं पता था कि कारमा की जुबान भी उतनी ही तेज है जितनी उसकी क्रॉसबो। कुछ ही बातों में उसने हैना को चुप कर दिया, इतना कि वो ट्रिगर तक नहीं दबा सकी। कारमा पूछती है, क्या तुम नहीं चाहती कि एक बार बाहर जाकर देखो कि दुनिया की ये खुद सफाई कहां तक पहुंची है? तभी एन बंदूक लिए अंदर आती है। जब वो देखती है कि हैना अब तक कारमा को नहीं मार सकी, तो खुद उसे मारने का फैसला कर लेती है। मगर तभी उसके सिर में एक तीर आकर लगता है। हैना ने आखिरकार फैसला ले लिया था। वो अब कारमा के साथ इस वीरान टापू को छोड़कर जाना चाहती थी। असल में हैना और एन की सोच एकदम विपरीत थी। इतने सालों तक साथ रहना अपने आप में एक चमत्कार था। अब जब दोनों उड़ान के लिए तैयार हो रहे थे, एक सिग्नल फ्ले आकर हैना की गर्दन में लग जाता है। असल में ऐश को लगा था कि कारमा खतरे में है, इसलिए उसने सिग्नल गन से हमला कर दिया। कारमा के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा था, मगर वो ऐश को दोष नहीं दे सकी, क्योंकि ये सब उसी के लिए किया गया था। अब प्लेन पूरी तरह से तैयार था। दोनों के पास रुकने का कोई कारण नहीं बचा। रात भर की उड़ान के बाद वो आखिरकार पेरिस के आसमान में पहुंच जाते हैं। कारमा एक सुनसान फार्म हाउस ढूंढती है जहां प्लेन लैंड कर सके, और अब ऐश जिद करता है कि वो भी उसके साथ उसकी बेटी को ढूंढने जाएगा। कारमा के दिल में अब भी अपराध बोध था, इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया, वो ऐश को अब और झूठ नहीं बताएगी। वो नहीं चाहती थी कि ऐश को कभी पता चले कि उसे धोखा दिया गया है। वैसे भी प्लेन वहीं पड़ा था और कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे। दोनों ने तय किया कि 2 हफ्ते बाद फिर से मिलेंगे। कारमा अपनी लंबी गणपीठ पर टांगे अकेली ही निकल पड़ी, लेकिन उसे क्या पता था, जो पेरिस एक समय रौनक से गुलजार था, अब वहां सिर्फ झाड़ियां और सूनी गलियां बची थीं। सिर्फ कुछ लाल सिरों वाली इमारतें थीं, जो अब भी अपने पुराने गौरव की याद दिला रही थीं। एक जर्जर गली से गुजरते हुए कारमा को अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो फौरन छिप गई और दूर से देखा 2 सैनिक गाड़ी से उतरकर एक भिखारी जैसे आदमी को जबरन पकड़कर ले जा रहे थे। कारमा ने मौका देखते हुए उनके अनाज के थैले में एक छोटा सा छेद कर दिया।
जब सेना की गाड़ी फिर से चली, वो बिना घबराए बिखरे हुए अनाज के निशान को फॉलो करने लगी। उसे बस किसी जिंदा इंसान से मिलना था ताकि वो डैरिल के बारे में पूछ सके। वो गाड़ी का पीछा करते करते एक बड़े चौराहे तक पहुंच जाती है। वहां सैनिक बचे हुए लोगों को खाना बांट रहे थे। कारमा ने भी भीड़ का हिस्सा बन हथियार छुपाया और खुद को एक आम आवारा की तरह पेश किया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि खाना बांटने के बाद सभी बेघर लोगों को जबरन ले जाया जाएगा। जब उसे शक हुआ और वो वहां से भागना चाही, तभी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अब कारमा भी बाकियों के साथ सेना की गाड़ी में बैठा दी गई। थोड़ी राहत की बात यह थी कि कारमा के बगल में एक स्कूल टीचर बैठी थी। उसने धारा प्रवाह इंग्लिश में बताया कि ये सैनिक जिफ महिला के आदेशों पर हैं। कहा जा रहा है कि वो यहां एक नया राष्ट्र बनाना चाहती है, इसलिए वो बेघर बचे लोगों को बहुत अहमियत देती है। कुछ ही देर में सबको एक किले जैसे भारी सुरक्षा वाले स्थान पर लाया गया। टीचर ने देखा कि उसकी साथी वाली गाड़ी किसी और दिशा में चली गई है, तो वो घबराकर चिल्लाने लगी, मगर सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे चुप करा और वापस अंदर धकेल दिया। कारमा, जो पहले ही बहुत कुछ देख चुकी थी, अब समझ चुकी थी कि मामला सिर्फ किसी नई दुनिया के निर्माण का नहीं है। उसी समय किले के नीचे बने एक तहखाने में सैनिकों का मुखिया जिफ महिला को रिपोर्ट देता है, इस बार हम कुल 62 लोग लेकर आए हैं, क्या अब हम अपनी योजना शुरू कर सकते हैं? सैनिक ने पूछा, लेकिन जिफ महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप एक आदमी के पास जा खड़ी हुई, जिसका चेहरा टैटुओं से भरा हुआ था। यही वो आदमी था जिसने पहले डैरिल और लॉरेन को छोड़ा था। कहना पड़ेगा, ये आदमी सच में हिम्मती था। जिफ महिला की धमकियों और यातनाओं के बावजूद उसने अब तक बागी कैंप की लोकेशन का एक भी शब्द नहीं बताया था। उधर उस बेस के अंदर, जहां लॉरेन को एक भगवान जैसा माना जाता था, वो महीनों से वहां रह रहा था, फिर भी कभी उस माहौल में खुद को ढाल नहीं पाया। बस डैरिल के सामने ही वो एक नन्हे बच्चे की तरह खुलकर हंसता और खेलता था, और उनके साथ वो नन ईसा भी थी, जिसने लॉरेन को बड़ा होते देखा था। तीनों जब साथ होते तो जैसे एक परिवार की खुशबू आती। बागी दल की लीडर ने दूर से ये सब देखा और तुरंत आदेश दिया कि लॉरेन को वापस बुलाया जाए। अब उसका साहित्य पढ़ने का वक्त हो गया था। डैरिल को साफ महसूस हुआ कि लीडर को उस बच्चे से जलन होने लगी है, इसलिए उसने ईसा को सुझाव दिया, क्यों ना हम लॉरेन को लेकर अलेक्जेंड्रिया वापस चलें, यही तो हमारा असली घर है। लेकिन ईसा इससे सहमत नहीं थी। उसका मानना था कि यहीं रहकर लॉरेन का विकास और बेहतर होगा। उसके मुताबिक ये जगह उसकी प्रतिभा को दिखाने का मंच है। इसलिए उसने डैरिल के सुझाव को सख्ती से ठुकरा दिया। पर अगली ही सुबह लॉरेन अचानक गायब हो गया। एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और बोला, एक टैटू वाला आदमी आया था, उसने मुझे बेहोश कर दिया, शायद वही लॉरेन को ले गया है। ईसा की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि जरूर जिफ महिला ने हमला करवाया है। डैरिल गुस्से और चिंता से भर उठा और तुरंत एक टीम लेकर पेरिस की ओर रवाना हो गया ताकि सूर्यास्त से पहले लॉरेन को बचाया जा सके। रास्ते में जब वे जंगल से गुजर रहे थे, डैरिल को सड़क किनारे कुछ खाली तेल के ड्रम पड़े दिखाई दिए। उसे शक हुआ कि वो अपहरणकर्ता पास ही हो सकते हैं। वो टीम को लेकर नीचे उतरता है और उनकी तलाश शुरू करता है। संकेतों को फॉलो करते हुए वे एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। जैसे ही वे मेन गेट के भीतर घुसते हैं, ऊपर की मंजिल से आवाजें आने लगती हैं। डैरिल का शक यकीन में बदलता है और वो तुरंत सबको टीम में बांटकर चारों ओर से घेराबंदी करने को कहता है। उधर बेस के अंदर घुंघराले बालों वाली ईशा की नजर एक नौकरानी पर पड़ी। वो कुछ बहुत खास खाना तैयार कर रही थी, ठीक वही जो लॉरेन को सबसे ज्यादा पसंद था। ईशा को कुछ शक हुआ। वो बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। नौकरानी चुपके से एक सुनसान चौकी पर पहुंची, खाना वहां रखकर जल्दी से निकल गई। ईशा ने मौका देखा और चुपचाप उस चौकी में दाखिल हो गई। अंदर सबसे आखिरी कमरे में उसे एक जानी पहचानी परछाई दिखी। वो और कोई नहीं, लॉरेन था, जो आज सुबह ही अपहरण हुआ बताया गया था। अब सच्चाई उसके सामने थी। ये सब बागी लीडर की एक चाल थी। परित्यक्त फैक्ट्री में डैरिल अभी भी अनजान था। वो अपनी 2 साथियों के साथ ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुका था। तभी पीछे से बागी सैनिकों ने चुपचाप हथियार निकाल लिए। डैरिल पलटकर हमला करना चाहता था, मगर उसकी बंदूक से पहले ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। उसे मजबूरन हाथ से लड़ाई शुरू करनी पड़ी। उसी समय अटारी में छिपे हमलावर भी बाहर निकल आए। अच्छी बात यह थी कि ईशा समय पर बंदूक लेकर वहां पहुंच गई थी। डैरिल ने फौरन पहचान लिया, ये सब हमलावर बागी कैंप से हैं, जिसका मतलब था कोई बहुत बड़ा विश्वासघात चल रहा है। नीचे की मंजिल पर ब्लैक नाम का साथी भी अचानक हमले की चपेट में आ गया। उसने एक दुश्मन को तीर मार गिरा दिया, मगर दूसरे के वार से खुद जमीन पर गिर पड़ा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसका एक साथी वहीं खड़ा रहा, चुपचाप,
बिल्कुल बिना कोई मदद किए। डैरिल को तब समझ में आया वो आदमी पहले से ही बागियों का ब्रेन वॉश शिकार बन चुका था। इस पूरी योजना का असली मकसद डैरिल को रास्ते से हटाना था, क्योंकि बागी लीडर अब लॉरेन पर एक खौफनाक परीक्षण करने वाली थी। उनका इरादा था यह साबित करना कि क्या लॉरेन सच में ईश्वर का अवतार है या नहीं। रिवाज ये था, लॉरेन को एक झोंबी से कटवाया जाएगा। अगर वो मरता नहीं है तो माना जाएगा कि वही ईश्वर पुत्र है। डैरिल और ब्लैक दोनों ने मिलकर उस दोगले साथी को काबू में किया और ईशा ने क्रोध में आकर बिना हिचक गोली चला दी। तीनों जब बेस वापस पहुंचे, सूरज ढल चुका था। अब सीधे घुसना मुमकिन नहीं था, इसलिए उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया ताकि जब चौकी के सैनिक हटें वो चुपके से अंदर दाखिल हो सकें। ईशा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो खुद अपने ही हाथों से लॉरेन को मौत के मुंह में धकेल देगी। अब चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो हर हाल में लॉरेन को वहां से जिंदा निकालना चाहती थी। डैरिल ने फिर एक बार अपनी वही पुरानी बात दोहराई, चलो अब हम तीनों वापस अलेक्जेंड्रिया चलते हैं। और इस बार ईशा ने न कोई बहस की न कोई तर्क दिया, बस चुपचाप अपने काम से जवाब दिया। यही था डैरिल डिक्सन सीरीज के एपिसोड 2 का दूसरा भाग। कहना पड़ेगा इस शो की रफ्तार गजब की है, ना कहीं ठहराव ना कोई बोरिंग मोमेंट, बस एक के बाद एक सस्पेंस, एक्शन और भावनाएं। अब जब कार्मा फ्रांस की धरती पर कदम रख चुकी है और जिफ्रियन के कैंप में चालाकी से घुसपैठ कर चुकी है, तो ज्यादा देर नहीं लगेगी जब उसे 4 स्टार साउथ गेट से डैरिल की खबर मिल जाएगी। संभव है अगली या उसके बाद की कड़ी में दोनों आमने सामने आ जाएं, और उस वक्त चाहे दुश्मन बागी हों या जिफ्रियन की फौज, उन सभी के लिए बस तबाही ही लिखी होगी। आखिरकार जब भी मुख्य पात्रों की टीम एकजुट होती है, विनाश बस एक दस्तक दूर होता है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो जुड़े रहिए। डैरिल डिक्सन एपिसोड 3 के लिए फिर मिलेंगे और इस बार अंत और भी खतरनाक होगा।